श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की बीकॉम पार्ट सेकंड की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम बात कर रहे थे बच्चों ABST सेकंड, जिसमें अपन पढ़ रहे थे बच्चों लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन में हम पढ़ रहे थे बच्चों उपरिव्यय लागत, यानी ओवरहेड कॉस्ट। तो कल आपको बताया था बेटा जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, अप्रत्यक्ष सामग्री होती है और अप्रत्यक्ष मजदूरी है, उन सब का योग ओवरहेड कहलाता है। यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ दें तो उपरिव्यय आ जाते हैं बच्चों। तो कल अपन उपरिव्यय को पढ़ रहे थे बच्चों। तो उपरिव्यय में हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले लागत तत्व के अनुसार वर्गीकरण, यानी उपरिव्यय का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं किसके अनुसार, लागत तत्वों के अनुसार। लागत के तत्वानुसार। तो देखिए बच्चों, लागत के तत्वानुसार अगर अपन उपरिव्यय का वर्गीकरण करें तो लागत के वर्गीकरण में सामग्री का वर्गीकरण करते हैं बच्चों। लागत के तत्वों के तीन भागों में बांटते हैं बच्चों। एक तो होता है सामग्री, दूसरा होता है श्रम और तीसरा होगा बच्चों खर्चे यानी व्यय। खर्चे या इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, व्यय। तो लागत के तत्व अनुसार तीन होते हैं बच्चों, लागत के तत्व सामग्री, श्रम और खर्चे। और फिर हम इनको वापस से बांट देते हैं बच्चों, यानी प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। इसी प्रकार श्रम को भी बांटेंगे बेटो, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। खर्चों के आधार पे भी दो बांटेंगे बेटा, प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। देखिए बच्चों, सामग्री किसी भी वस्तु का मेन भाग होता है। जब हम बनाते हैं तो प्रत्यक्ष सामग्री में आता है कि जब आपने जो सामग्री काम में ली वो डायरेक्ट मटेरियल है, यानी लागत में ज़्यादा हो, जिसको प्रत्यक्ष रूप से बांटना संभव हो, जो लागत में बहुत न्यून हो, जिसको बांटना असंभव हो, तो वह अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी बच्चों। और जो निर्माण से संबंधित श्रम हो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, यानी जो निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को बनाने में भागीदार है वो प्रत्यक्ष। और जो अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं देते हैं, जैसे चौकीदार है, वॉचमैन है, सुपरवाइजर है, वो अप्रत्यक्ष। ऐसे ही खर्चे, यानी माल को खरीदने से लेकर गोदाम तक लाने तक के जो खर्चे हो रहे हैं बच्चों, वो प्रत्यक्ष खर्चे। और माल को बनाने के, ऑफिस के, बेचने के, वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। जो यानी अगर अपन तीनों अप्रत्यक्ष को जोड़ दें, जैसे अप्रत्यक्ष सामग्री में यानी जो छोटी वस्तु होती है बच्चों, कीमत में कम होती है, जिनका स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं हो सकता, वो अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती हैं। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष श्रम हो गया बच्चों, प्रबंधक, निरीक्षक, जांचकर्ताओं को दे वेतन, कर्मचारियों को कार्यहीन समय के बदले दे वेतन। अप्रत्यक्ष व्यय में मशीन के, फैक्ट्री से, ऑफिस से, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चे आते हैं बच्चों। अब हम बांटते हैं बच्चों लागत की प्रकृति के आधार पर, यानी ये तो थे लागत के तत्वानुसार वर्गीकरण। और अगर अपन अब बात करें प्रकृति के आधार पर, तो ये तो हमने पढ़ा बच्चों। अब हम बात करें लागत के प्रकृति के आधार
पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण करें। तो देखिए बच्चों, प्रकृति के आधार पर हम खर्चों को 3 भागों में बांटते हैं। परिवर्तनशील यानी परिवर्तनशील उपरिव्यय, ऐसे खर्चे जो बेटा उत्पादन के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं, वो सब कौन से कहलाएंगे बच्चों? परिवर्तनशील कहलाएंगे। दूसरा स्थिर उपरिव्यय, जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहते हैं। स्थिर उपरिव्यय उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर क्या रहते हैं बच्चों? समान रहते हैं। अर्ध परिवर्तनशील, जो एक निश्चित सीमा तक तो समान रहते हैं, उसके बाद बदलते हैं। यानी अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं बच्चों, स्थायी और परिवर्तनशील दोनों का मिश्रण होता है। यानी इसमें स्थायी भी होते हैं प्लस परिवर्तनशील दोनों शामिल होते हैं बच्चों। यानी हम लागत की प्रकृति के आधार पर देखें तो लागत की प्रकृति के आधार पर हम उपरिव्यय को 3 भागों में बांट रहे हैं बच्चों। कौन कौन से बांट रहे हैं? पहला परिवर्तनशील उपरिव्यय, दूसरा स्थिर उपरिव्यय और तीसरा अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। स्थिर आपको बताया बच्चों जो बदलते नहीं हैं। परिवर्तनशील वो हो गए जो उत्पादन के आधार पर बदलते रहते हैं, और अर्ध परिवर्तनशील वो होते हैं बच्चों जो दोनों को शामिल होते हैं। यानी उपरिव्यय को अगर अपन देखें तो 3 भागों में बांट देंगे बच्चों प्रकृति के आधार पर, परिवर्तनशील उपरिव्यय, स्थिर उपरिव्यय और अर्ध परिवर्तनशील। तो देखिए बच्चों, परिवर्तनशील उपरिव्यय वो होते हैं जो उत्पादन के साथ साथ घटते और बढ़ते रहते हैं। यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेंगे, और उत्पादन की मात्रा कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएंगे। यानी इनकी कुछ विशेषताएं हैं। यानी परिवर्तनशील व्यय उत्पादन की मात्रा पर आधारित होते हैं। दूसरा, परिवर्तनशील उपरिव्यय स्थिर उपरिव्ययों की तरह समय तथा अवधि से प्रभावित नहीं होते। यानी ये उत्पादन से प्रभावित होते हैं बच्चों, समय से नहीं। उत्पादन के घटने और बढ़ने पर प्रति इकाई परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत समान रहती है बच्चों। यानी अगर आप चाहे 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, लेबर उतनी ही चुकानी होगी। तीसरा, उत्पादन के घटने और बढ़ने पर प्रति इकाई परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत समान रहती है बच्चों, समझ में आ गया। चौथा, अधिकांश परिवर्तनशील उपरिव्यय नियंत्रित होते हैं। पांचवा, अनेक प्रकार के परिवर्तनशील उपरिव्यय प्रति इकाई उत्पादन से संबंधित न होकर प्रति श्रम घंटे तथा प्रति मशीन घंटे पर आधारित होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों स्थिर उपरिव्यय। ऐसे उपरिव्यय जो 100% कार्य क्षमता तक कार्य करने पर स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थिर उपरिव्यय कहलाते हैं। यानी एक निश्चित सीमा तक, यानी 100% क्षमता तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भवन का किराया, बीमा, मैनेजर का वेतन आदि। स्थिर उपरिव्यय की विशेषता देखें तो बच्चों, स्थिर उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से अप्रभावित रहते हैं। यानी उत्पादन के बढ़ने और घटने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। स्थिर उपरिव्यय का संबंध समय से होता है बच्चों। जैसे वेतन मंथली दिया जाता है, उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता। उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो, जिसको आपने मासिक वेतन पे रख दिया उसको तो मासिक वेतन देना ही पड़ेगा बच्चों। यानी इसका संबंध समय से होता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, परंतु इकाई लागत घटती बढ़ती है। तो उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, और उत्पादन के कम होने पर प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी। जैसे बच्चों 10,000 रुपये स्थिर व्यय है, तो आप 1,000 इकाई बना रहे हो तो 10,000 में 1,000 इकाई का भाग देंगे, 10 रुपये आएगी। और अगर आप 500 बना रहे हो तो 20 रुपये हो जाएंगे बच्चों। तो यानी ये ज़्यादा इकाई बनाने पर स्थिर उपरिव्यय घट जाते हैं, और कम इकाई बनाने पर प्रति इकाई स्थिर उपरिव्यय बढ़ जाते हैं। स्थिर उपरिव्यय परिवर्तनशील उपरिव्यय की तुलना में अनियंत्रित होते हैं। यानी परिवर्तन पे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, इन पे नहीं। एक निश्चित स्तर के पश्चात उत्पादन बढ़ने पर स्थिर उपरिव्यय में वृद्धि होती है। स्थिर उपरिव्यय की मदें निश्चित होती हैं, परंतु मुद्रा प्रसार अथवा अन्य कारणों से इनकी लागतों में वृद्धि हो सकती है।
अगर अपन इन दोनों परिव्ययों में अंतर देखें बच्चों, स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्ययों में अंतर देखें, तो स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्यय की प्रकृति में व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। मुख्य रूप से दोनों के प्रकारों में उपरिव्यय निम्नलिखित अंतर होते हैं। स्थिर उपरिव्यय समय और अवधि के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिवर्तनशील उपरिव्यय उत्पादन स्तर यानी मात्रा कम या ज़्यादा होने पर होते हैं। उत्पादन बढ़ने पर एक अवधि में स्थिर उपरिव्ययों का अवशोषण अधिक इकाइयों पर होने से प्रति इकाई स्थिर उपरिव्यय में कमी होती है, जबकि परिवर्तनशील में ऐसा नहीं होता बच्चों। तीसरा, स्थिर उपरिव्यय उपलब्ध साधनों को स्थिर लागत के रूप में होते हैं, जिन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सकता। स्थिर उपरिव्यय अनियंत्रित उपरिव्यय होते हैं, जबकि परिवर्तनशील उपरिव्यय नियंत्रित होते हैं। चौथा, मशीनों द्वारा वैध स्तर पर उत्पादन करने वाली संस्थाओं के प्रति इकाई कुल लागत में स्थिर उपरिव्ययों का भाग अधिक होता है, जबकि छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाली संस्थाओं में की प्रति इकाई लागत में परिवर्तनशील उपरिव्ययों का भाग अधिक होता है। तीसरा आता है बेटा अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। तो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय वो हो गए बच्चों जिनमें दोनों प्रकार के उपरिव्ययों को शामिल किया जा रहा हो, तो वो उपरिव्यय हमारे कौन से हो जाएंगे? अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। तो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय में बच्चों दोनों का मिश्रण होता है, ये आप समझ गए। अब अगर हमको अर्ध परिवर्तनशील में कितने स्थायी व्यय हैं बेटा, कितना परिवर्तनशील है, इसको बांटना हो, यानी अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय, इसमें दो खर्चे शामिल हो रहे हैं बच्चों। कौन कौन से? स्थायी भी शामिल होते हैं और परिवर्तनशील भी। जैसे बिजली का बिल है बच्चों, उसमें स्थायी खर्चे भी होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं। यानी स्थायी खर्चे और जितनी बिजली आप यूनिट कंजम्पशन करोगे वो भी जुड़ी होती है। तो सेमी वेरिएबल में अपन को पहले क्या निकालना है बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं बच्चों। इसमें से अगर अपन को दोनों अलग अलग करने हो कि कितने स्थिर हैं और कितने परिवर्तनशील है, तो हम लिखेंगे बच्चों सूत्र में चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, यानी इकाइयों में कितना परिवर्तन आया। चेंज इन यूनिट कौन सी? प्रोडक्शन की बच्चों। प्रोडक्शन कम किया ज़्यादा किया, और तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी बेटा पर यूनिट। फिर हम निकालेंगे बेटा वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? जितनी आपने यूनिट प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। जितनी यूनिट बनाई तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसमें से अगर मान लीजिए अपने पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई बच्चों, अब तो क्या घटा दिया जाए? वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि सेमी वेरिएबल में दो चीज़ें शामिल होती हैं बच्चों, और हमने अगर उसमें से परिवर्तनशील हटा दिया तो बाकी फिक्स बच जाएगी। तो कहने का मतलब उपरिव्यय में अर्ध परिवर्तनशील में दो चीज़ें शामिल हो रही हैं बच्चों, स्थायी और परिवर्तनशील। अगर इनको अलग अलग करना हो तो पहले आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, यानी परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई। कैसे निकालेंगे बेटा? चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट, यानी उपरिव्यय की लागत में कितना अंतर हुआ और यूनिट में कितना अंतर हुआ। तो कॉस्ट में जितना अंतर हुआ उसमें यूनिट के अंतर का भाग दे देंगे, तो प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्शन यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी जितनी इकाई आपने बनाई उसको गुणा करना है बेटा जितनी इकाई, एक इकाई की वेरिएबल कॉस्ट से। फिर आप जानते हैं बेटा सेमी वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी तो कौन सी आ गई बच्चों? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो देखिए बच्चों, हम ऐसा क्यों करते हैं कि प्रकृति के आधार पे हम इनको विभाजन करें। तो उपरिव्यय को स्थिर और परिवर्तनशील व्यय में वर्गित करने के लाभ
इस प्रकार उपरिव्यय को स्थिर और परिवर्तनशील में अगर अपन बांटते हैं बच्चों, किस में बांट दें, स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्यय में बांटें, तो बच्चों क्या फायदे हैं, यानी क्या लाभ हैं। पहला फायदा तो होता है बच्चों, प्रभावी लागत नियंत्रण हो जाता है, यानी लागत पे कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, संविच्छिद रेखा चित्रों का निर्माण हो जाता है। तीसरा, सीमांत लागत लेखांकन का आधार हो जाता है, क्योंकि आगे अभी अपन ने पढ़ा था बच्चों, सीमांत लागत आपको शुरू में पढ़ाया था सबसे पहले। बजट अनुमान तैयार हो जाता है, प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायक होते हैं बच्चों। उसके बाद कार्यहीन समय की लागत ज्ञात करना आसान हो जाता है। तो इसलिए स्थिर और उपरिव्यय में विभाजन करने के अनेक लाभ हैं। अब आता है बच्चों उपरिव्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण। ये तो था प्रकृति के आधार पर। अब हम बांट रहे हैं बच्चों क्रियानुसार वर्गीकरण, यानी कार्य के अकॉर्डिंग। तो पहला होता है बच्चों कारखाना उपरिव्यय। पहला उपरिव्यय कौन सा हुआ बच्चों, कारखाना उपरिव्यय। दूसरा प्रशासनिक उपरिव्यय। और तीसरा विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। तो देखिए बच्चों, हमने कार्य के अनुसार अगर बांटा क्रियानुसार तो 3 भाग कर दिए, कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय और वितरण उपरिव्यय। अब हम बात करते हैं बच्चों कारखाना उपरिव्यय। सामान्य अर्थों में इसका तात्पर्य उस अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम व व्यय की उस लागत से है जो कारखाने में उत्पादन के दौरान की जाती है, अर्थात उस लागत से जो सामग्री, श्रम और सेवा प्रदान करने की क्रमबद्ध क्रिया से प्रारंभ होती है और निर्मित वस्तु के मूल पैकिंग पर समाप्त होती है। यानी जब हम वस्तु को बनाने से संबंधित जो खर्चे होते हैं बच्चों, वो सब कारखाना उपरिव्यय होते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों, फैक्ट्री यानी कारखाने में वस्तु का निर्माण होता है, तो कारखाने में निर्माण करने पर यानी मूल लागत हटा दे बच्चों, यानी सबसे पहले अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आती है। उसके बाद जो खर्चे कारखाने से संबंधित होते हैं, उत्पादन कार्य से संबंधित होते हैं, उन्हें हम कारखाना उपरिव्यय कहते हैं बच्चों। यानी इनको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं, निर्माण से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें निर्माणी उपरिव्यय भी कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों प्रशासनिक उपरिव्यय। यानी प्रशासनिक उपरिव्यय को कार्यालय या स्थापना उपरिव्यय भी कहा जाता है। यानी इनको ऑफिस या एस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। यानी संस्था की प्रशासनिक उपरिव्ययों से तात्पर्य निर्माणी संस्था की नीति निर्धारित करने, संगठन को निर्देशित करने तथा उत्पादन क्रियाओं को नियंत्रित करने तथा उस लागत से जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्रिया या कार्य से संबंधित न हो, यानी जहाँ प्रशासनिक और नियंत्रण से संबंधित जो खर्चे हो जाते हैं बच्चों, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है, तो वो सारे खर्चे प्रशासनिक में आ जाते हैं। जैसे भवन का हाश है, जहाँ से चल रहा है स्टेशनरी है, पोस्टेज है, ऑडिट फीस है, तो जहाँ ऑफिस से संबंधित कार्य है बच्चों, वो सब प्रशासनिक उपरिव्यय माने जाते हैं। तीसरा आता है बच्चों इसमें विक्रय और वितरण उपरिव्यय। यानी जो संस्था माल को बनाने के बाद विक्रय करती है तथा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं बच्चों, वो विक्रय और वितरण उपरिव्यय कहलाते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि कई संस्थाएं या कई कंपनियां अपने उत्पाद को ग्राहकों तक या दुकानदार तक स्वयं पहुंचाती हैं, तो वो वितरण के खर्चे हो गए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सबसे पहले आता है इसमें अगर अपन देखें तो बच्चों 2 खर्चे शामिल करेंगे। एक तो विक्रय उपरिव्यय, इसके अंतर्गत वह समस्त अप्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित किए जाते हैं
जिन्हें ग्राहकों को बनाए रखने या विक्रय बढ़ाने के लिए किया जाता है। अर्थात विक्रय उपरिव्यय से तात्पर्य वस्तु की मांग सर्जित एवं संवर्धन करने तथा विक्रय आदेशों को प्राप्त करने की लागत से है। विक्रय उपरिव्ययों में विक्रय एजेंटों का कमीशन, नमूने का वितरण की लागत, विज्ञापन लागत, बाजार शोध खर्चे आदि की लागत को शामिल करते हैं। दूसरा आता है बच्चों वितरण उपरिव्यय। वितरण उपरिव्यय उस स्तर से प्रारंभ होते हैं जहां विक्रय कार्य समाप्त होता है। अतः वितरण उपरिव्यय उस परिचालन अनुक्रम की लागत है जो निर्मित वस्तु को पैक करके प्रेषण हेतु उपलब्ध कराने से प्रारंभ होती है तथा पुनः प्राप्त खाली पैकेजों यदि कोई है तो को पुनः प्रयोग हेतु सुधारने की लागत पर समाप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से जावक गाड़ी भाड़ा, बेचे गए माल का बीमा व्यय आदि शामिल होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये खर्चे थे हमने जो बांटे थे क्रियानुसार, यानी 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं बच्चों, कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय और वितरण उपरिव्यय। तो आप समझ गए बच्चों, जो वस्तु के निर्माण से जुड़े होते हैं वो खर्चे कौन से कहलाएंगे हमारे, कारखाना उपरिव्यय। और जो वस्तु व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किए जाएंगे वो हमारे प्रशासनिक यानी ऑफिस से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित यानी प्रशासनिक, जिसमें प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस, सेलिंग। फिर उसके बाद आता है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय वितरण उपरिव्यय, यानी जो माल को बेचने से लेके ग्राहक तक पहुंचाने तक के लिए किए जाते हैं बच्चों, वो विक्रय और वितरण उपरिव्यय हो गया। यानी वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना, उन ग्राहकों को और ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदने के लिए प्रेरित करना, ये सब चीज़ें विक्रय और वितरण उपरिव्यय में आती हैं। तो यानी हम क्रियानुसार वर्गीकरण में 3 भागों में बांट दिया बच्चों। इसको अपन ने लागत में पहले भी पढ़ा था, फिर आप एक बार इसका रिवीजन कर लें। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नियंत्रण के आधार पर। चौथा जो भाग होता है वो हम किसके आधार पर बांटते हैं, नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर 2 भाग होते हैं बच्चों, एक तो नियंत्रित उपरिव्यय, पहला बांटेंगे बच्चों नियंत्रणीय उपरिव्यय और दूसरा होगा बच्चों अनियंत्रणीय उपरिव्यय। यानी नियंत्रण के आधार पर 2 प्रकार के खर्चे, यानी एक तो नियंत्रणीय उपरिव्यय जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है बच्चों, जैसा भी अपन ने पढ़ा परिवर्तनशील उपरिव्यय नियंत्रणीय होते हैं, यानी ऐसे खर्चे जिन्हें निरीक्षकों तथा प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसे वे प्राय परिवर्तनशील उपरिव्यय होते हैं। दूसरा आता है बच्चों अनियंत्रित उपरिव्यय, इसमें स्थायी प्रकार के उपरिव्यय आते हैं बच्चों जिन पर नियंत्रण नहीं होता, अर्थात जो उद्योग के बाहरी कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें प्रबंधकों की कार्यवाही से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसे कारखाने में सामान्य उपरिव्यय का वह अंश जिसे किसी विभाग को अनुबंधित किया जाता है, विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्राय ये स्थिर प्रकृति के व्यय होते हैं बच्चों। तो जिन पर नियंत्रण नहीं होता वो अनियंत्रणीय बच्चों, और जिन पर नियंत्रण कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल होता है, वो नियंत्रणीय है। तो ये तो था। उसके आधार पे 5वां होता है बेटा परिस्थिति के आधार पर। परिस्थिति के आधार पर अनेक उपरिव्ययों की प्रकृति को इस प्रकार होती है, यानी इसमें 2 प्रकार के हो गए बच्चों, परिस्थिति के आधार पर बांटे हैं। यानी परिस्थितियों के आधार पर बांटे तो 2 प्रकार के व्यय होंगे बच्चों, सामान्य और असामान्य। यानी सामान्य उपरिव्यय और असामान्य उपरिव्यय।
यानी परिस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट देंगे बच्चों, एक सामान्य उपरिव्यय, दूसरा असामान्य उपरिव्यय। सामान्य उपरिव्यय वह उपरिव्यय होते हैं बच्चों जो सामान्य परिस्थिति में उत्पन्न होता है, जिनका होना एक निश्चित उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हो, उन्हें सामान्य उपरिव्यय कहते हैं। यानी जो सामान्य परिस्थिति में होते हैं और इन्हें उत्पादन लागत में सम्मिलित किया जाता है, जैसे सामान्य क्षय, तोल नाप में सामान्य कमी आदि। असामान्य उपरिव्यय असामान्य परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। ऐसे वे अप्रत्याशित अथवा आकस्मिक होते हैं, जैसे मशीन का टूटना, विद्युत आपूर्ति का रुकना, हड़ताल होना, प्राकृतिक आपदा आना, तो ये असामान्य उपरिव्यय कहलाते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि हमने उपरिव्ययों का अनुभाजन किया। अब आता है बच्चों उपरिव्ययों का संकेतांक। ये तो हमने उपरिव्ययों का वर्गीकरण कर दिया बेटा 5 आधार पे। उपरिव्ययों का संकेतांक यानी उपरिव्ययों के संग्रहण एवं वर्गीकरण की विभिन्न विधियों से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपरिव्ययों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रकार के उपरिव्यय को एक संकेतांक दिया जाता है। इससे लागत लेखा रखना सरल हो जाता है और लागत लेखों में गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के व्यय का संकेतांक मालूम न हो तो वह लागत संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः संकेतांक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थायी आदेश संख्याएं, स्थायी आदेश संख्याएं कारखानों उपरिव्यय की मदों के दिए जाने वाले संकेतक चिन्ह स्थायी आदेश संख्या कहलाते हैं बच्चों। यानी जो अपन खर्चे करते हैं उनको एक निश्चित क्रम देते हैं। इसी प्रकार लागत लेखे संख्याएं होती हैं बच्चों, जो प्रशासन एवं विक्रय वितरण उपरिव्यय में दिए जाने वाले संकेत चिन्ह लागत लेखा संख्या कहलाते हैं, यानी कॉस्ट अकाउंट नंबर। एक होगा बच्चों पहला स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर। संकेतांक निर्धारित करते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, समान प्रकार के खर्चों के लिए एक ही शीर्षक होना चाहिए, यानी उनका शीर्षक नहीं बदलना चाहिए बच्चों बार बार। शीर्षकों की स्थिति एवं क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए जो हम व्यक्त करने चाह रहे हैं। उसके बाद शीर्षकों की संख्या उचित होनी चाहिए। उसके बाद शीर्षकों को आसानी से पहचानने के लिए संकेत देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, हेडिंग दे दिया, सैलरी दे दिया, तो ये सब चीज़ें अपन को देना है। तो ये उपरिव्ययों का क्या कहलाते हैं? संकेतांक। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों उपरिव्ययों का बंटन, अनुभाजन और अवशोषण। यानी उपरिव्ययों का बंटन, अनुभाजन एवं अवशोषण। देखिए बच्चों, देखने में ये सारे तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत मूलभूत परिवर्तन होता है। तो उपरिव्ययों की विभिन्न मदों का वर्गीकरण, संख्यान और संग्रहण करने के पश्चात उपरिव्ययों को विभिन्न विभागों में वितरण एवं अनुभाजन करना पड़ता है, जिससे कि प्रत्येक विभाग की सही लागत ज्ञात हो सके। उसके पश्चात उपरिव्ययों की प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं के उद्देश्य से उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है। तीनों शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला आता है बच्चों इसमें उपरिव्ययों का बंटन अथवा वितरण, यानी उपरिव्ययों को हम बांटें, उनका बंटन अथवा क्या करें बच्चों? वितरण करें। यानी लागत की संपूर्ण मदों का लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों में आवंटन ही उपरिव्ययों का वितरण कहलाता है बच्चों। यानी किसी एक निश्चित लागत केंद्र पर खर्चों को डालना या एक निश्चित लागत इकाई से उसको चार्ज करना, वो आवंटन कहलाता है, यानी उपरिव्ययों का वितरण कहलाता है। उपरिव्ययों के आवंटन से तात्पर्य उपरिव्ययों को किसी विशेष विभाग या केंद्र से मालूम करने से है।
यदि कोई उपरिव्यय किसी इकाई से संबंधित हो तो संपूर्ण उपरिव्यय उत्पादन इकाई से वसूल किए जाते हैं। अतः लागत की संपूर्ण मदों को लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों से संबंधित करना या आवंटन करना ही लागत का वितरण कहलाता है। उपरिव्ययों को आवंटन करते समय जो उपरिव्यय उत्पादन विभाग से संबंधित होते हैं उन्हें उत्पादन विभाग में तथा जो सेवा विभाग से संबंधित होते हैं उन्हें सेवा विभाग में आवंटित किया जाता है। यानी अपन ये देखते हैं बच्चों, उपरिव्ययों का आवंटन के समय उत्पादन विभाग से संबंधित है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे बच्चों। अगर कोई सेवा यानी सर्विस डिपार्टमेंट करता है यानी सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट है तो उससे संबंधित डालेंगे। उसके बाद आता है बच्चों ऊपरी व्ययों का अनुभाजन। ऊपरी व्ययों का अनुभाजन यानी ऐसे उपरिव्यय जिन्हें उत्पादन या सेवा विभाग में स्पष्ट रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो संयुक्त उपरिव्यय के रूप में दिए हुए हों, उनका किसी उचित आधार पर प्रत्येक मद के अलग अलग विभागों या लागत केंद्रों में बांटना ही अनुभाजन कहलाता है। अतः लागत की मद को अनुपातिक भाग या लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर आवंटन ही उपरिव्ययों का अनुभाजन कहलाता है। अर्थात बच्चों ऐसे उपरिव्यय जो उत्पादन और सेवा में तो बांट दिए और जिनको स्पष्ट रूप से नहीं बांट सकते यानी जिनका वितरण नहीं कर सकते बच्चों, तो उनको किसी विभाग या लागत केंद्र में बांटना किसी निर्धारित तथ्यों के आधार पर, वो क्या कहलाता है बच्चों, उपरिव्ययों का अनुभाजन। तो उपरिव्ययों के अनुभाजन में दो बातें ध्यान रखनी है बच्चों। पहले प्राथमिक अनुभाजन होगा, यानी इससे तात्पर्य कुल उपरिव्यय को किसी निश्चित आधार पर उत्पादन अथवा सेवा केंद्रों में अनुभाजित करते हैं। जैसे किराए को क्षेत्रफल के आधार पर, हाश को मशीन की लागत के आधार पर और कैंटीन व्यय को श्रमिकों की संख्या के आधार पर। यानी सबसे पहले प्राथमिक अनुभाजन करते हैं बच्चों। उसके बाद द्वितीयक अनुभाजन आता है। सेवा केंद्रों पर कोई भी उत्पादन नहीं होता, अतः इन केंद्रों के उपरिव्ययों का अवशोषण प्रति इकाई नहीं हो सकता। अतः सेवा केंद्रों के उपरिव्ययों को पुनः उत्पादन केंद्रों पर अनुभाजित कर दिया जाता है बच्चों। यानी उपरिव्ययों का अनुभाजन में एक तो प्राथमिक अनुभाजन हो गया बच्चों। प्राथमिक में तो अपन क्या करते हैं, एक निश्चित आधार पे उन उपरिव्ययों को बांटते हैं। जैसे श्रमिकों से संबंधित कोई खर्चा है तो उनकी संख्या के आधार पे, मशीनों से कोई संबंधित कोई खर्चा है तो मशीनों की लागत के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पे खर्चा है तो उनके क्षेत्र घेरे गए यानी स्थान कितना यूज कर रखा है उसके आधार पे बांटेंगे बच्चों। फिर उसके बाद आपने देखा कि सेवा विभाग में बच्चों कोई उत्पादन नहीं होता तो सेवा विभाग के खर्चों को हम वापस से बांट देते हैं, तो वो कहलाता है बच्चों द्वितीय अनुभाजन। तीसरा आता है बच्चों उपरिव्ययों का अवशोषण। ऊपरी व्ययों का अवशोषण यानी प्रति इकाई उपरिव्यय ज्ञात करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है। अतः लागत के अनुपातिक भाग या लागत इकाइयों पर आवंटन करना ही अवशोषण कहलाता है। यानी प्रति इकाई उपरिव्यय ज्ञात करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, उपरिव्ययों का अवशोषण। अवशोषण की दर कुल उपरिव्ययों में माने गए आधार का भाग देकर ज्ञात की जाती है। यानी अवशोषण की दर के लिए विभिन्न आधार होते हैं बच्चों। इस हेतु प्रति इकाई सामग्री लागत, श्रम लागत, मूल लागत, श्रम घंटे, मशीन घंटे आदि कोई भी आधार हो सकता है। तो देखिए बच्चों, ये हमने पढ़ा उपरिव्ययों का बंटन, अनुभाजन और अवशोषण। अब हम बात करते हैं बच्चों उपरिव्ययों का प्राथमिक अनुभाजन। यानी हम उपरिव्ययों को प्राथमिक अनुभाजन पढ़ रहे हैं।
ऊपरी व्ययों का प्राथमिक अनुभाजन। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऊपरी व्ययों के प्राथमिक अनुभाजन की। तो देखिए, ऊपरी व्ययों को विभिन्न उत्पादन या सेवा विभाग पर ऊपरी व्यय की प्रकृति के अनुसार बांटा जाता है। जैसे कारखाने का किराया है, तो जिन जिन सेवाओं में काम में आ रहा है बच्चों, उसमें बांटेंगे। तो ऊपरी व्ययों का प्राथमिक अनुभाजन जो हम करते हैं, तो देखिए बच्चों, इसमें पहला होता है सेवा अथवा उपयोगिता के आधार पर। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा प्राप्त लाभ या सेवा के आधार पर ऊपरी व्ययों का अनुभाजन किया जाता है। यानी कौन किसकी जितनी सेवा ले रहा है या कौन किसके लिए ज़्यादा काम कर रहा है, उसके आधार पर बांटते हैं। तो इसके लिए ऊपरी व्ययों का अनुभाजन करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। यानी कुछ आधार होते हैं बच्चों। पहला आता है भवन के क्षेत्रफल के आधार पर। यानी बेटा देखिए, भवन में बहुत सारे विभाग चलते हैं, उत्पादन विभाग भी चलते हैं, सेवा विभाग भी चलते हैं, तो बहुत सारे विभाग होते हैं। तो कौन से विभाग ने कितने एरिया घेर रखा है उसको देखते हैं। तो इसमें भवन के क्षेत्रफल के आधार पर बांटते हैं। जैसे भवन का किराया किसमें बटेगा बच्चों? क्षेत्रफल के आधार पर। भवन का बीमा एवं मरम्मत और यदि लाइट पॉइंट के लिए अगर पॉइंट अगर अलग नहीं लगे हुए हैं बच्चों, तो वो भी क्षेत्रफल के आधार पर बांट देंगे। दूसरा आता है बच्चों संपत्ति के मूल्य के आधार पर। संपत्ति के मूल्य के आधार पर, यानी मशीन के संबंध में ऊपरी व्ययों का अनुभाजन प्राय इस आधार पर किया जाता है। जैसे संपत्ति का मूल्य है, तो जैसे मशीन का हाश यानी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन की मरम्मत, किराया आदि, ये हम बांटेंगे बेटा संपत्ति के मूल्य के आधार पर। तीसरा आता है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, यानी मशीनों के संबंध में ऊपरी व्यय का जो कर्मचारी से जुड़े होते हैं बेटा, वो कर्मचारियों के आधार पर बांटते हैं। जैसे श्रम कल्याण व स्थापना व कैंटीन व पुस्तकालय व चिकित्सालय व क्लब के वे, ये बांटेंगे बच्चों कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। चौथा आता है बच्चों प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर, यानी चौथा बांटेंगे प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर। प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर, यानी कर्मचारियों के देखरेख के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं बच्चों, वो श्रम घंटों के आधार पर बांटते हैं। यानी कर्मचारियों की संख्या दी हुई हो तो ऊपरी व्ययों का अनुभाजन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर,
और एक बांटेंगे बच्चों मशीन घंटों के आधार पर, यानी जो मशीन जिस के यहाँ जितनी देर काम में आई है बच्चों उसके आधार पे बांटेंगे। और पावर का खर्चा बटेगा बच्चों किलोवाट घंटों में, घंटों के आधार पे, यानी जो पावर कंजम्पशन होता है, बिजली का जो खर्चा होता है वो किलोवाट घंटे में बटेगा। और कुछ एक महत्वपूर्ण आधार होते हैं बच्चों, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपने देखा ऊपरी व्ययों का हमको प्राथमिक अनुभाजन करना होता है, तो प्राथमिक अनुभाजन के लिए कोई ना कोई आधार होगा, उसी आधार पर हम खर्चों का विभाजन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमने प्राथमिक अनुभाजन पढ़ा। इसके अलावा एक सर्वेक्षण विधि और होती है, उसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आप पढ़ते रहिए बच्चों, नोट्स बनाते रहिए। कहीं दिक्कत आए तो आप मुझसे मिल सकते हैं, संपर्क करें। अब थोड़े दिन बाद हो सकता है आपकी कॉलेजें खुल जाएं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।